राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेल, जो हमारा एनाटॉमी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो इसका ये वीडियो है पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सेल, सबसे पहले समझते हैं सेल। व्हाट इज सेल? हम अपनी भाषा में समझ जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद से ये देखेंगे ही। सेल, जैसे कि हमारी बिल्डिंग बनती है तो उसमें ईंटें जो लगती है ना, तो वो सेल हो गई। और बिल्डिंग हमारा जो है वो शरीर हो गया। मतलब कि सबसे छोटी यूनिट बिल्डिंग बन रहा है, उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या लग रही है? ईंट। अब सीमेंट के कण को मत देखिएगा, वो तो काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी, इसमें भी जाएंगे तो काफ़ी डिटेल्स में चले जाएंगे। वैसे ईंट, वैसे ही सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी में, सेल होती है। अब आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ए सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, जो हमारा सेल है वो सबसे छोटा और सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो स्ट्रक्चर में है और फंक्शन करता है। सेल सबसे छोटा और फंक्शनल यूनिट होता है, ये बता रहा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, वो सब सेल से बने हैं। सेल में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर मीन्स होता है कि जो सेल है हमारा वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति अकेला भी सर्वाइव कर सकता है और बहुत सारे व्यक्ति भी एक साथ सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे हमारा सेल होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है कि एक सेल, और मल्टी सेलुलर मीन्स होता है बहुत सारे सेल। हिंदी में बोले तो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। एंड जो हम यूनिसेलुलर जीव होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल में लेते हैं अमीबा, जो काफी कॉमन होता है, यानी कि वो एक ही सेल से बना है, एक ही कोशिका से बना है। और मल्टीपल सेलुलर्स में सारी चीज आ गए, कुत्ते बिल्ली हम इंसान सब मल्टीपल सेलुलर्स में आ गए। ठीक है। और सेल्स परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन सच एज ए ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन एंड एक्सेट्रा। जो हमारा सेल है वो लाइफ के सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि ग्रोथ, छोटा बच्चा है वो बड़ा होगा ही, तो उसमें क्या चीजें ग्रोथ करती है, वो है उसका सेल। सेल है वो बढ़ता रहता है। एंड मेटाबॉलिज्म, अब जैसे केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो चीजें वह केमिकल सब्सटेंस टूटते रहते हैं और जुड़ते भी हैं काफी सारे, उसमें भी हेल्प करता है सेल। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, जिससे म्यूकस अपने म्यूकस लिपिड से वगैरह सारी चीजें रिलीज होती है। म्यूकस जूस और ये सारी चीजें रिलीज होती है, तो रिलीज कौन करता है? सेल्स। तो वैसे ही मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें एक जो अपना जीव है अपने अपने वंश को आगे बढ़ाता है, वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा स्पर्म, वो भी एक सेल ही है, तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब आ जाइए सेल। सेल साइज एंड शेप इज वेरी डिपेंडिंग ऑन ए फंक्शन। जो सेल का शेप एंड साइज है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई एथलीट है, यानी कि कोई समझिए खिलाड़ी है, तो उसकी जो फिजिक्स है, उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसके खेल के ऊपर डिपेंड है। भैया कोई क्रिकेटर है तो उसका हाथ मजबूत होगा, तो कोई फुटबॉलर है तो उसका पैर मजबूत होगा। वैसे ही सेल है भैया, कि सेल जो कार्य करता है वो उसी तरह का शेप और साइज ले लेता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो जहाँ पैदा हुआ ना, तो वो उसके बारे में सब चीज अच्छे से जानता है। वैसे ही सेल है भैया, कि जिस कार्य को करता है उसमें वो शेप और साइज ले लेता है, मतलब कि ढांचे में डल जाता है। टू मेन टाइप ऑफ सेल, मतलब कि सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं मेन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस परसेंट होता है। मोटा मोटी बता रहा हूं मैं, एक्सेप्शन ऑलवेज एनीवेयर, मतलब कि एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, तो इसमें भी होंगे, ऑब्वियस सी बातें हैं। और सेल्स आर राइजिंग फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये सेल थ्योरी कहती है। जो हमारा सेल्स है वो राइज करता है, यानी कि पैदा होता है, वो पिछले सेल्स से ही होता है। कोई उसके लिए अलग से ऐसे मंत्र मारा नहीं जाता, और या फिर केमिकल डालिए सेल्स बन के नहीं। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, वो हमें पैदा किए हैं, वैसे ही सेल में होता है। एक सेल है तो ही दूसरा सेल बनेगा, सेल नहीं है तो सेल नहीं बनेगा। ये हमारी चीजें बताती है सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी हमें बताती है। अब आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर के में, यानी स्ट्रक्चर होता है उसका ढांचा। सेल का ढांचा क्या है, यानी कि कौन सी तरीके से दिखता है सेल्स। अब ये चीजें हम इसमें पता करेंगे। हाँ चलिए। ए टिपिकली सेल्स, सॉरी, हाँ, ए टिपिकली सेल्स हैव ए थ्री मेन पार्ट्स। एक जो सेल है उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है,
और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म होता है, एंड तीसरा जो होता है न्यूक्लियस होता है। मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, फिर आगे आपको जाके मैं चलिए अभी दिखा देता हूँ सेल मेम्ब्रेन और सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सारी चीजें, ताकि आप क्लियर रहें। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, अब अपने भाषा में बोले तो जो अपना घर बनता है और उसमें जो दीवारें खड़ी होती है वो सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल का सबसे बाहरी वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन है। इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ये जो बीच का ये हिस्सा है, ये इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं जो इसमें हैं, ये सारे ऑर्गन्स जो इसमें हैं, ये सारी हिस्सा, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये साइटोप्लाज्म होता है। ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म है। इसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ये साइटोप्लाज्म है। और ये न्यूक्लियस है जिसमें हमारा डीएनए रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, जैसे मेन इंफॉर्मेशन सेल को क्या करना चाहिए, कैसे डिवाइड होना चाहिए। अगर जो न्यूक्लियस में कुछ चीजें गड़बड़ होती है तो ये जाके आगे कैंसर का रूप लेती है। तो मेन इंफॉर्मेशन जो हमारा, जैसे कंप्यूटर में हमारा सीपीयू होता है, वैसे ही सेल में हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें मौजूद होती है। कौन सा इन्फॉर्मेशन, मतलब कि क्या करना चाहिए सेल को, कैसे ग्रोथ करना चाहिए, क्या चीज रिलीज करना चाहिए कौन से टाइम पे। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है। अब आ जाइए सेल मेम्ब्रेन, ये तो हो गया। सेल मेम्ब्रेन गिव टू प्रोटेक्शन, अब क्या काम करते हैं उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन देता है एंड कंट्रोल्स एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग सब्सटेंस। भैया अब आपका घर है, अब घर में दीवारें मजबूत नहीं होंगी तो कैसे कोई भी जाएगा कोई भी आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन का ही मेन पर्पस यही है और मेन कार्य ही यही है कि क्या अंदर जाएगा क्या बाहर जाएगा, ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन बताएगा। और इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंटेंट ऑल ऑर्गेनेल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म जैसे कि ये रूम है और रूम के अंदर जितना भी स्पेस है वो साइटोप्लाज्म है। इसमें चेयर है, मैं हूँ, ये सारी चीजें मैं रूम के अंदर ही है ना, तो साइटोप्लाज्म ही वैसे ही है, उसके अंदर सारी चीजें रहती है। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें, प्रोटीन वगैरह सारी चीजें, डीएनए, आरएनए और जेनेटिक मटेरियल वही जो कहते हैं, ये न्यूक्लियस स्टोर करता है। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें होती है। ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेशलाइजेशन फंक्शन, अब ऑर्गेनेल्स क्या होता है, जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, वैसे ही सेल्स के अंदर ये सारी ऑर्गेनेल्स होती है, वो स्पेशल फंक्शन को करती है। जैसे कि अब हमारा किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, वाटर को सारी चीजें करना, एंड हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। वैसे ही सेल्स के अंदर माइक्रोकोन्डिया होती है, राइबोसोम्स होते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती है। तो उसका स्पेशल फंक्शन होता है कि वही चीजें आप करेंगे, वही उसमें ऑर्गन जो होते हैं उसका स्पेशल कार्य है भैया कि यही आपको करना है। अब हार्ट को हम बोल देंगे कि ब्लड फिल्टर करे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, वैसे ही हमारे ये जो सेल्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। अब साइटोस्केलेटन गिव अ शेप एंड सपोर्ट ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन मतलब समझिए कि एक तरह से जैसे शरीर का ये हड्डी है, बोन्स है, वैसे ही साइटोस्केलेटन होता है। जैसे कि मतलब कि अगर उसमें कोई स्केलेटन और रिजिड पार्ट ना हो सेल के अंदर तो वो तो ऐसे बस लूज सा रहेगा, ढीला ढीला सा रहेगा, उसका कुछ है ही नहीं। तो वैसे उसमें साइटोस्केलेटन रहता है जो उसको स्ट्रक्चर, और जैसे इसमें हड्डी नहीं होती तो ये ऐसे लटक जाता, कुछ भी मैं खड़ा ही नहीं हो पाता, वैसे ही साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को शेप देता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। एंड अब आ जाइए सेल स्ट्रक्चर एंड वेरियस इन ए प्लांट एंड एनिमल सेल। जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब कि वेरी करता है, प्लांट में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है, और अपने फंक्शन के आधार पे वो होता है। तो ये चीजें मैं आपको पहले ही बता दिया था। अब देख लीजिए, ये मोटा मोटी डायग्राम है, कौन सी चीजें कहाँ होती है, क्या क्या होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत से पहले मतलब कि ये जान है, एक समझिए कि बायो की माइट्रोकॉन्ड्रिया इज ए पावर ऑफ, सॉरी, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल्स। सब सबके जवान पे, बच्चा से बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा से बूढ़ा, सबको भैया ये पता होती है, कुछ ना पता हो व्हाट इज सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल, ये पता है। ठीक है। और न्यूक्लियस को मैं बता ही दिया और आगे भी इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियोलस, ये जो है बहुत छोटी सी होती है और इसमें ही डीएनए आरएनए जो भी चीजें हैं। ठीक है।
एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बारे में भी बता दिया मैंने आपको थोड़ा मोड़ा। साइटोप्लाज्म ये सारी चीज़ें रहती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ये गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो है, जैसे कि अब न्यूक्लियस में सारी चीज़ें बन रही है, न्यूक्लियस जो इंफॉर्मेशन बना रहा है, जो चीज़ें बना रहा है प्रोटीन वगैरह, तो प्रोटीन के ही थ्रू इंफॉर्मेशन जाता है। उस प्रोटीन को ये गोल्गी एपरेटस क्या करता है, पैक कर देता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। अब शुरू से शुरू करेंगे, सेल मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे, फिर धीरे से साइटोप्लाज्म में, फिर सारे उसके ऑर्गन्स में, फिर न्यूक्लियस में घुसेंगे, फिर न्यूक्लियस के बाद में हमारा सेल्स कैसे डिवाइड होता है, ये सारी चीजें करके फिर चैप्टर एंड, बस छोटा सा है। एंड आउटर थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल्स, ये जो बाहर का सेल, मतलब कि बाहर के प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है सेल का, यही सेल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ ए फास्फोलिपिड, ये बाइलेयर होता है, ये फास्फोलिपिड से बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट बना के, या फिर जाके डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा। फास्फोलिपिड मेन होता है। व्हाट इज मेड ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, कभी कभी पूछ देता है, आपके एग्जाम में भी पूछ देगा, तो आप उसमें लिख दीजिएगा फास्फोलिपिड। ठीक है, और ये बाई लेयर होता है। बाई लेयर मतलब कि ये एक लेयर और इसके नीचे दूसरा लेयर, यानी कि ये दो लेयर, यानी कि ये बाई लेयर हो गए। ठीक है, दो लेयर हो गए तो ये बाई लेयर हो गए। और ये सेमी परमेएबल होता है। ठीक है, जो अलाउ करता है सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास। अब सेमी परमेएबल मतलब समझ गए। अब जैसे कि ये हमारा पेपर है, अगर जी किसी को अंदर ही ना आने दे, हमारा रूम है, हवा को ही अंदर ना आने दे, तो हम तो मर जाएंगे इसके अंदर भैया। तो वैसे इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, आयंस की जरूरत पड़ती है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसे अलाउ करता है, क्या चीजें अंदर जाएगी, क्या चीजें अंदर नहीं जाएगी। ये हमारा सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ करता है। मतलब कि देखिए लिमिट है भैया, आप जा सकते हो बट लिमिटेड चीजें ही एंट्री करेगी, वैसे ही सेमी परमेबल है। ठीक है, और ये मेंटेन ऑफ होमोस्टेटिक्स, मतलब कि जो अंदर का बैलेंस है, इनर बैलेंस, यहाँ पे लिख भी दिया है, इनर बैलेंस मेंटेन करके रखता है। अब इनर बैलेंस क्या होता है, अब हमारे शरीर का टेम्परेचर आप सुने हुए होंगे कि 97 फारेनहाइट होता है, तो वो चीज़ें कौन मेंटेन करता है, यही सारी चीज़ें मिलके मेंटेन करती है। अब सेल मेम्ब्रेन है, वो उसके अंदर का टेम्परेचर, प्रेशर अगर मेंटेन ना करके रखे, ठीक है, तो कैसे कार्य होगा उसके अंदर, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन है वो सारी चीजें उसकी मेंटेन करके रखता है। ठीक, अब मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं कुकर पे, तो कुकर के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, उसमें उतना पानी होगी, सारी चीजें होगी, जब प्रेशर क्रिएट होगा तभी तो जाके आपकी उसके अंदर की चीजें पकेंगी ना। वैसे ही ये सारी चीजें मेंटेन करके रखता है कि भैया इतना टेम्परेचर और इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। अब सेल मेम्ब्रेन है, यही तो बाहर की बाउंड्री है, अगर यही हेल्प ना करे एक दूसरे किसी से बात करने में, मान लीजिए कि यहाँ पे चार बंदे खड़े हैं और चारों एक एक करके लाइन से खड़े हैं, तो पीछे वाला बंदा कोई धीरे से आगे बोला, आगे वाला उसके आगे पास करते गया, और आगे वाला जो बंदा है वो आगे से दूसरे लाइन में पास ना करे, तो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाएगी। तो ये काम करता है कम्युनिकेशन का भी। ठीक है, और मेनली काम इसका प्रोवाइड करता है सेफ एंड सपोर्ट और प्रोटेक्शन, इसका मेन काम प्रोटेक्शन है। और ये इसका कंट्रोल्स होता है ट्रांसपोर्ट पे, डिफ्यूजन पे, एंड ऑस्मोसिस पे, एंड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव तो बाद में देख लेते हैं, खैर एक्टिव दिया अभी। तो इसका कंट्रोल होता है भैया, देखो जैसे पिताजी होते हैं घर के बड़े व्यक्ति, आप जाओ लेकिन 10 बजे तक आपको घर आ जाना है, वैसे ही है डिफ्यूजर। आप आओगे भैया, हमारे घर में इतने ही जगह है तो इतने ही लोग एडजस्ट कर पाएंगे। ओस्मोसिस, देखिए इतना ही प्रेशर से हम भैया आपकी चीजें ले सकते हैं अंदर। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें आयंस की मदद से हेल्प, मतलब कि आयंस की मदद से और थोड़ी एनर्जी की मदद से ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो उसमें हेल्प करता है ये जो हमारा मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। अब सेल मेम्ब्रेन तो हम पढ़ ही लिए, पर एक बार उसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का देखो सीधे सीधे काम होता है कि वो पहचान कराता है इम्यूनिटी सिस्टम का, कि भैया ये अपना ही सेल है, इसे मत मारो, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को भी तो पहचानना होता है। इम्यूनिटी सिस्टम का काम होता है धर धर जो भी चीज़ है जो बॉडी का ना हो हिस्सा, उसे मार दो, क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए उसमें होता है ग्लाइकोप्रोटीन हर सेल्स में, जो अपने सेल होने की पहचान कराता है। ठीक है, और ये आ गया ग्लाइकोलिपिड।
अब ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एक दूसरे सेल को बताता है कि भैया ये अपना ही सेल है, जैसे कि अब पास का सेल है, जैसे लीवर का सेल हो गया और यहाँ का सेल हो गया, किडनी का सेल हो गया, सॉरी किडनी का सेल हो गया, यहाँ का लीवर और किडनी का सेल हो गया। तो लीवर और किडनी का सेल जो आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे की पहचान कराते हैं, भैया मैं लीवर का सेल हूँ तो वो बोलेगा मैं किडनी का सेल हूँ, अपनी बॉडी के सेल हैं दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन का जो मेन काम होता है वो पानी में जाके उसमें डिजोल्व हो जाता है, और ये मेन इसका काम होता है प्रोटीन और एंजाइम को बनाना। और एंजाइम जैसे कि मेम्ब्रेन्स और वाटर के संपर्क में आया तो उसमें एंजाइम को कम कर देता है, एंजाइम को बना के ही एंजाइम को कम कर देता है, इसका मेन काम ही होता है। और ये सिग्नल को रिसीव करने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ठीक है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का काम होता है कि सिग्नल को इस मेम्ब्रेन से उस मेम्ब्रेन तक पहुंचाना, क्योंकि ये जो अपना सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाई लेयर होता है, यानी कि 2 लेयर होता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है गोल वाला, ये पानी से प्यार करता है, और ये नीचे वाला हिस्सा ये पानी से नफरत करता है। भैया ये कहता है मैं पानी में रहूंगा, ये कहता है मैं पानी से दूर रहूंगा। तो ऊपर वाला हिस्सा इसका पानी से प्यार करता है और नीचे वाला हिस्सा पानी से नफरत करता है। तो ये हेलिक्स जो है वो सिग्नल को जहां तक चाहिए वहां तक पहुंचा देता है इजिली, बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि अब तो ये दोनों भैया आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो उसका काम ये करता है। और ठीक है, अब आ जाइए चैनल प्रोटीन पे। चैनल प्रोटीन क्या है? ठीक है, व्हाट इज चैनल प्रोटीन? चैनल प्रोटीन एक आप अपने भाषा में बोले तो प्रोटीन ही है, जो हेल्प करता है कुछ आयंस को रिसीव करता है, भैया कौन से आयन आएंगे कौन से नहीं आएंगे। अब जैसे कि ये चैनल है, अब इसको भी भैया कि एक गेट है, समझिए कि एक गेट है, एक गेट है। अब ये बताएगा कि भैया कौन सा चैनल, मतलब कि ये चैनल बताएगा कि कौन से अंदर आयंस जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे। तो वही इसका चैनल प्रोटीन का काम होता है कि कौन से आयंस अंदर जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे। ठीक है। और पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन का क्या काम होता है? पेरीफेरल प्रोटीन जो है वो ऊपर ही रहता है, सिंपल दिख ही रहा है, और इसका मेन काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। और ये सिग्नल कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सिग्नल को अंदर ले जाता है। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो पानी में डिसोल्व होता है, और उसका मेन काम एंजाइम को कम करना होता है, और ये दोनों मिलके सिग्नल को रिसीव करते हैं, एक चीज से काम नहीं होती है। तो सबको अब एक दूसरे का काम देखना पड़ता है। ठीक है। और यह है इंटरग्रिनल प्रोटीन, जो आर पार होता है सेल के। ठीक है, ये सेल के आर पार होता है। ठीक है। अब इधर से उधर क्या लेके जाना है अब इसके ऊपर है। चैनल्स तो केवल आयंस के लिए होता है, ये भैया स्पेशली आयंस के लिए होता है। यहाँ पे अब ये मत कहिएगा जातिवाद हो रहा है, ये केवल आयंस के लिए होता है, और ये सबके लिए भैया, हम सबके लिए हैं, जस्ट लाइक मोदी जी हम सबके लिए हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या, वही एनर्जी और सारी चीजें के लिए होता है, सिंपल। अब आते हैं आगे, आगे अब साइकोप्लाज्म, साइकोप्लाज्म। ठीक है, साइकोप्लाज्म क्या होता है? इसको तो मोटा मोटी समझ गए कि भैया अंदर का हिस्सा होता है साइकोप्लाज्म। ठीक है, ये सारी चीजें ये साइकोप्लाज्म है। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज साइकोप्लाज्म। ये जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड ऑफ सेल होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड जो सेल के होता है, और जो ऑर्गन्स ऑर्गेनेल और सस्पेंडेड इन इट, मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स हैं सब इसी में होते हैं। ये जेली लाइक सब फ्लूइड्स होता है और सेल के अंदर होता है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इसी के अंदर होते हैं। ठीक है। साइट ऑफ मेनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब ये भैया ये तो लिक्विड है भैया, इसमें तो रिएक्शन कर लो कुछ भी कर लो भैया, हम तो कुछ नहीं कर रहा, हम बैठे हैं भगवान के भरोसे, वही साइटोप्लाज्म का हाल है भैया, कुछ भी करो। ठीक है। एंड ए कंटेंट ऑफ साइटोसोल एंड ए ऑर्गेनेल्स, ये साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स को कंटेंट करता है, यही साइटोसोल बाहर की फ्लूइड्स। ठीक है, जिसको हम जेली लाइक फ्लूइड्स बोल रहे हैं वो साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स मतलब कि ऑर्गन्स वगैरह, इसकी सारी चीजें, ये आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटस, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। अब इसका काम होता है प्रोवाइड ए मीडियम फ्रॉम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये मीडियम देता भैया कि भैया जैसे कि आप बोलेंगे कि क्या बोल रहे हैं ये भैया, तो जैसे कि इन्वायरमेंट देता है, पढ़ने का इन्वायरमेंट हो गया, क्यों तो दूर दूर से लेना देना नहीं, खैर आप देख रहे हैं तो शायद हो इस लेक्चर को, तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है,
गिव शेप ऑफ सेल, वही बोले आपको, एक दूसरे का हेल्प जरूर है भैया, भाईचारा ऑन टॉप, वैसे सेल में चलता है। ठीक है, स्टोर वाइटल सब्सटेंस, एग्जाइम और आयंस, वाइटल सब्सटेंस एग्जाइम्स और आयंस को कैरी नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए इसको कैरी करना पड़ता है भाई, जब आपस में लड़ेंगे तो आपस में खून खराब होगा, और आयंस और एग्जाइम्स तो रिलीज ही होंगे, तो इसको रखना पड़ता है, मजबूरी है भाई साहब की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया भैया डायलॉग मार देते हैं एक बार, इसके बिना अधूरा है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, नो एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बच्चे बच्चों को रट गया भैया। ठीक है, इसका काम, मेन काम होता है प्रोड्यूस्ड एटीपी। एटीपी क्या होता है, जैसे कि हमें जीने के लिए पैसा जरूरी है ना, वैसे ही शरीर को एनर्जी के लिए एटीपी जरूरी है। ठीक है, उसे हम एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये डुअल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो डुअल होता है, इसका मैं यहाँ पे डायग्राम भी है, देखिए एक ही मेम्ब्रेन ये हो गया ऐसे, ठीक है, और ये बाहर का हो गया, तो ये डुअल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डुअल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया ऐसे और ऐसे। ठीक है, डुअल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, और हैव इट ओन डीएनए। अब इसके पास खुद का डीएनए होता है भैया। देखो ये बोलता है हम तो भैया हम अपने ऊपर डिपेंड है, हम बैठे हैं अपने भरोसे, हमें किसी से मतलब नहीं है, मेरे पास खुद का डीएनए है, न्यूक्लियस जाए भाड़ में, मेरे पास खुद का डीएनए है, मैं खुद के डीएनए से काम चला लूंगा, मेरे को किसी और के डीएनए की जरूरत नहीं है। मतलब कि देखो, इसके कहने का अर्थात है कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, दुनिया जाए भाड़ में, अपन तो जिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और ये अपने काम करेगा। कैन रिप्लिकेंट ऑफ इंडिपेंडेंटली, खुद भैया अपने में ही सरकार है भैया, ही खुद की सरकार है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही नहीं कहा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, मोर माइट्रोकॉन्ड्रिया इक्वल टू मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब कि जिस सेल के अंदर जितनी ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया उसमें उतनी ज्यादा सेल, मतलब कि उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट के सेल में बहुत ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, हेल्प इन ए सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि ये सेल्स को सांस लेने में मदद करता है, जैसे हमारे फेफड़े हैं वैसे ये हमारे सेल्स है। ठीक है, अब आगे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप इसमें देख ही लीजिए, साइटोसिस, जो ये जो कोने होते हैं, सॉरी, अब मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, बता देता हूँ साइटोसिस किसको कहते हैं। ठीक है, ये जो कोने होते हैं इसे साइटोसिस कहते हैं। ठीक है, साइटोसिस एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये वही बच्चों वाली बात है भैया। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ सेप, यही ये वाला जो अंदर का है इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें हैं, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और डीएनए वही मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स के अंदर होता है, सर्कुलर शेप, ये डीएनए है आपका। और राइबोसोम, व्हाट इज राइबोसोम, राइबोसोम आगे हम पढ़ेंगे। राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर होता है गोल, और ये भैया ऐसे, ये होता है आपका राइबोसोम। ठीक है, और ये राइबोसोम भी परसेंट होता है, क्योंकि राइबोसोम चाहिए। अब आगे चल के पढ़ लेते हैं कि क्यों चाहिए भाई राइबोसोम। आगे आगे गोल्गी बॉडी, अब गोल्गी बॉडी सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल के अंदर ये भी एक ऑर्गन है। ठीक है, गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज गोल्गी बॉडी। ठीक है, पैकेजिंग एंड ए सिक्रेशन यूनिट, मतलब कि ये जो भी चीजें, जितनी भी ये न्यूक्लियस चीजें निकालता है, प्रोटीन हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पैकेज करता है और सिक्रेट कर देता है, सिक्रेटिंग यूनिट। लो भैया जाओ बाहर, जैसे कि ये आ गया, अब इसको मैं ऐसे पैक कर दिया, सॉरी ये आ गया, और इसको मैं इसमें ऐसे पैक कर दिया, ये मेरा गोल्गी बॉडी का काम हो गया, बाहर फेंक दिया, मेरा काम हो गया भैया, मैं खुश। ठीक है, और मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड, अब मॉडिफाई भी कर देता भैया। अब आप इसको ऐसे भेजे हो तो हम भैया प्रोटीन गोल्गी बॉडी हम ऐसे करके भेजेंगे बाहर, मेरी मर्जी मेरी सरकार, बाहर फेंक दिए। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। और ये फ्रॉम सिक्रेटरी वेसल्स,
अब इसके सिक्रेटिव वेसल्स भी होते हैं, वेसल्स आगे पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हेल्प इन ए हार्मोन्स एंड एग्जाइम पैकेजिंग, हार्मोन्स और एग्जाइम को पैकेज करता है, वही आपको बता दी, जो न्यूक्लियस से रिलीज करता है, साइटोप्लाज्म में सारी चीजें होती है उससे, ठीक है। और मेक लाइसोसोम, लाइसोसोम एक ऐसी चीज है भैया जो जिसमें रहती है उसी को खाती है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम बनाता है। अब ये लाइसोसोम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम ये जैसे कि सेल की एक प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी, जो कि कैंसरस सेल में खत्म हो जाती है, केवल ग्रोथ बढ़े जाओ अमर हो जाते हैं वो। और ये लाइसोसोम नहीं बन पाता है, जिसके कारण कैंसर होता है, ये भी एक कारण होता है, ठीक है। बहुत सारे कारण होते हैं, मैं यही नहीं कह रहा यही कारण है, ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। और ये फंड्स फ्रॉम ए सिक्रेशन सिक्रेटरी सेल्स, ये फाउंड्स मोर इन ए सिक्रेटरी सेल, जैसे कि हमारे ये स्वीट सेल्स हो गए जो पसीने देते हैं, पसीने आते हैं, ये इसमें मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और प्ले ए की रोल इन ए मेम्ब्रेन फ्रॉम फॉर्मेशन, अब ये की रोल प्ले करते हैं किसमें, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, ठीक है। अब मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में ये की रोल मतलब कि करते हैं, जैसे मेम्ब्रेन बन रहा है तो उसमें भैया इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ये रही गोल्गी बॉडी, आप देख लीजिए एक बार, गोल्गी बॉडी ये है, ठीक। गोल्गी बॉडी इन सेल्स, अब गोल्गी बॉडी कहाँ है सेल के थोड़ा गला हुआ हो गया, ये रहा, ये आपका इसमें पाया जाता है, गोल्गी एपरेटस में पाया जाता है, ये जो दिख रही है चीजें। अब इसके अंदर गोल्गी बॉडी पाया जाता है ऐसे डॉट डॉट करके, इसमें जहां तहां चिपके रहेंगे वो गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक है। और गोल्गी बॉडी अब्सेंट है तो स्मूथ ये हो गया, और है तो रफ हो गया, रफ तो एंडोक्लिज्म रेक्टिकुलम इसे बोल रहे थे, ये देखिए ये लिखा है, ठीक। अब आगे आ जाइए, लाइसोसोम जो कि गोल्गी बॉडी बनाता है, मैं आपको बता भी दिया है और यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। मेक लाइसोसोम्स, अब लाइसोसोम होता क्या है, गोल्गी बॉडी बना तो दिया भैया, इसका काम क्या है, क्या करता है। लाइसोसोम भी भैया बन तो गए भैया, तो आपका काम क्या है ये भी बता दीजिए। लाइसोसोम, ठीक है, इट्स नो ऑफ ए डाइजेशन बैग, अब इसे हम डाइजेशन बैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डाइजेशन बैग यानी कि जैसे हमारा ये स्टोमक हो गया, स्टोमक भी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ये डाइजेशन बैग होता है, ठीक है। अब एनर्जी तो आ रही है इससे, शरीर में सारी चीजें आ रही है, उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइसोसोम, ठीक है। कंटेंट ए पावरफुल एंजाइम, बहुत पावरफुल एंजाइम होता है ताकि चीजें गल जाए, सारी चीजें हो जाए, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे तोड़ देता है भैया, जिसकी जरूरत नहीं उसे हटाओ सेल्स में से, ठीक है। और डिस्ट्रॉय ओल्ड ऑर्गेनेल्स, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया भैया, ये पुराना हो गया, फालतू का एनर्जी खा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के बदले, तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। हेल्प इन हेल्प इन डिफेंसिव, मतलब कि डिफेंसिव, सॉरी थोड़ी वो दिक्कत आ रही है, डिफेंसिव मतलब कि ये बाहर से सारी चीजें आके इसमें वो कर रही है, उसमें हेल्प करता है ये, हेल्प इन डिफेंसिव, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑटोफैगी, मतलब ऑटोफैगी मैं आपको बता दिया था, जैसे कि सेल बूढ़ा हो गया, सेल का तो काम नहीं है, शरीर से सारी चीजें झड़ रही है, जो चीजें निकल रही है उसी यही डिस्ट्रॉय करता है, जिस उस प्रॉपर्टी को ऑटोफैगी ऑटोफैगी कहते हैं। अगर ऑटोफैगी नहीं है ना किसी सेल में तो कैंसरस सेल हो जाता है, ठीक है। मेंटेन ए क्लीनिंग क्लीनिंग लाइंस, भैया सफाई करनी तो होना चाहिए ना, तो वही अपना ये है लाइसोसोम, सफाई कर्मी ही है अपना, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ये रहा, तरबूजा देखे है ना, तरबूजा, ठीक है, अपने भाषा में बोले तो तरबूजा वही है भैया, देखो 2D में ये और 3D में तरबूजा, ठीक। बड़ा हो गया, इसको कैसे किया जाए, हो गया 2D में गोल सर्कल, उसके अंदर अंडा, और 3D में तरबूजा, उसके अंदर बीज, ठीक है। माइक्रोसोम, माइक्रोसोम्स, ठीक है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में मतलब किएगा, एग्जामिनर बहुत मारेगा ढाई के, ठीक है। रफ एंडोक्लिम
रफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और एंडोकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि स्मूथ होता है और इसमें आपका राइबोसोम ऑब्सेंट होता है, और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो रफ हो गया। अब इसके ऊपर कुछ चीज प्रेजेंट है, खुरदुरा हो जाएगा, कुछ नहीं प्रेजेंट है तो मुलायम हो जाएगा। वैसे ही बता रहा है भैया कि स्मूथ है और मुलायम है, बस यही इनका कहने का अर्थ आता है। और ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस मतलब होता है पैदा करते हैं, ठीक है, समझ जाओ, बस इतना ही। एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब ये कैसे एक्टिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा है, मिथुंदा जैसा नहीं, ना ही अमिताभ बच्चन जैसा, ये एक्टिंग करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा, मतलब कि रोड जैसा भैया, कि रोड भी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोड पर ट्रकें चल रही है जो, वैसे ही एक्टिंग करते हैं ये भी, ठीक है। और ये है डिटोफिकेशन केमिकल्स। अब ये मतलब कि जो सारी चीज़ें छानते हैं, मतलब कि सेल्स को अच्छे से क्लीन करते हैं भैया, क्लीनर जरूरी है, इसलिए हाइजीन मेंटेन रखिए, नहीं तो अगर जो किसी दिन ये गड़बड़ा है तो आप निपट जाएंगे, तो ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। हेल्प इन ए कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। या एंडोरेटिकुलम प्लाज्मिक, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट वही फल स्ट्रक्चर सेल, ताकि बचके नहीं, वो चीज़ें करते हैं। और फ्रॉम मेम्ब्रेन्स मटेरियल्स, मेम्ब्रेन्स मटेरियल्स, ये मतलब कि फ्रॉम्स, मतलब कि जो मेम्ब्रेन का मटेरियल यूज होता है बनाने में, जैसे कि घर बन रहा है तो उसमें सीमेंट बालू गिट्टी जो भी चीज़ें यूज हो रही है, तो वो चीज़ें जहाँ बनती है वही है, इसका मटेरियल फॉर्म करते हैं। ये रहे एंडोक्लियस, ये बाहर, ये न्यूक्लियस से ही अटैच होता है, ठीक है। ये और न्यूक्लियस में हल्की हल्की होल छोड़ देते हैं ताकि चीजें आए बाहर जाए, पूरा अगर पकड़ के बैठ गए तो कुछ तो आएगा नहीं, जाएगा भी नहीं, इसी तरह ये चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए राइबोसोम। अब जो मैं बताया कि ये रफ होता है, स्मूथ होता है, राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ हो गया, ऑब्सेंट है तो स्मूथ हो गया। तो अब ये राइबोसोम होता क्या है भैया, ये भी तो बता दो कि केवल यही बता दोगे प्रेजेंट ऑब्सेंट, तो इसे भी जान लेते हैं। अब इसका प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल्स की, ठीक है। मतलब कि इस यही प्रोटीन बाबू बनाता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये मेड ऑफ आरएनए एंड प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना होता है। एक सेकेंड, फाउंड फ्री और अटैच ऑफ ईआर वही एंडिकुलम रेटिकुलम, एंडिकुलम रफ, जो भी चीजें हैं यहाँ पे। कहाँ गए भैया, बता ही देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे मास्टर भूल जाता है खुद, हमें क्या याद रखेगा। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से अटैच होता है। मैं आपको सीधे सीधे बताता, बिना अटैच के भी प्रेजेंट होता है, इसमें ये नहीं है भैया उससे अटैच ही नहीं। स्वतंत्र भारत स्वतंत्र निवासी, ये पहले से ही चला आ रहा है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, वही ईआर से जब अटैच हैं तो करना ही पड़ेगा भैया, भाई जो कर रहा है करेंगे, बोले तो बोले, भाई बोला एक बार तो करने का तो करने का, ठीक है, वही सिस्टम है। और प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग सेल्स, ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है साइज में, ठीक है। अब सेल इतना छोटा है तो सेल के अंदर ये कितना छोटा होगा, ठीक है, बहुत छोटा है। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर जब प्रोटीन ही जब यहाँ पे नहीं बनेगा तो ग्रोथ कहाँ से होगा, तो इसीलिए ये जरूरी है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। ये रहा भैया, देखिए ये हमारे भाई साहब बेचारे राइबोसोम, टोपी वाले भैया, ये ये अपना आरएनए है, देखिए, ग्वानिन, यूनोसिन, वो भी जो भी चीजें हैं ये अपना आरएनए है, ठीक है, एमआरएनए, दिख रहा है, एमआरए प्रेजेंट है, और ये अपना कवर करके राइबोसोम बाबू प्रोटीन बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोटीन निकाले जा रहे हैं, अमीनो एसिड बन रहा है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये फैक्ट्री है अपनी। अरे भैया क्या खुल रहा है, हाँ, आगे न्यूक्लियस। अब आ जाते हैं सेल का सबसे मेन और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है।
ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है, ठीक है। ये सेल का जो है कंट्रोल सिस्टम है भैया, यहीं से सारी सेल कंट्रोल होते हैं। जितने भी लाइसोसोम बाबू, राइबोसोम बाबू, ये सारी चीज़ें हैं ना, जितने भी बाबू साहब है ना, सब इसी से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, डीएनए को स्टोर करता है। जो मेन माल मटेरियल है डीएनए है, ठीक। और इस इतनी सी चीज ने सबको कंट्रोल करके रखा है, और पूरे स्ट्रक्चर और पूरे बॉडी को फॉर्म करने का क्षमता इसी में है, और इंफॉर्मेशन कोडेड इसी में है। लाखों करोड़ों, मतलब कि समझिए टेगाबाइट की स्टोरेज ले रखा है बंदा डीएनए, ठीक है। सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस तो है ही है भाई, सेल मेम्ब्रेन तो है ही है। सेल के अंदर भी इसके पास अलग से प्रोटेक्शन है भैया, कि राजा जी के पास अलग से 2 गार्ड है। महल में तो गार्ड है ही, महल की दीवारें हैं ही, पर राजा साहब के पास तो अलग से चीजें होती है, वही है न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ कंटेंट ए न्यूक्लियोलस विच इज मार्क ऑफ आरएनए, ठीक है। ये कंटेंट करते हैं न्यूक्लियोलस, जो मार्क करता है आरएनए पे, मतलब ठप्पा भैया, मार्क करता है मतलब चिन्ह लगाता है, ठीक है। कंट्रोल सेल डिवीजन। अब भैया सेल तो डिवाइड हो रहा है, कितना सेल डिवाइड होगा कितना नहीं होगा। बच्चा छोटा सा बड़ा हो गया, बच्चे की हाइट 6 फीट होगा, अब 6 फीट के बाद से वो 10 फीट थोड़ी होगा, तो डिवीजन को कंट्रोल कर लिया जाता है भैया, कि अब सेल की ग्रोथ और सेल का डिवीजन जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए। अब इससे ज़्यादा बड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। एंड ए कंट्रोल ऑफ ए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वही केमिकल रिएक्शन होता है, किस चीज़ से हो, किस स्पीड से हो, ये कंट्रोल करते हैं डीएनए बाबू, और न्यूक्लियस में कंट्रोल होता है, ठीक है। मेंटेन ए हेरिडिटी। अब हेरिडिटी देखिए किसे कहता है। अब हम पहले आप सुने होंगे कि ये जो इवोल्यूशन की थ्योरी आई, उसमें हम बंदर थे, बंदर से थोड़े आदिमानव टाइप बने, आदिमानव से इंसान बने, ठीक है। अब इंसान से जानवर फिर से थोड़ी बनेंगे। हेरिडिटी इसी को कंट्रोल करके रखती है, कि भैया अब आप जितना डेवलप होना था हो गए हैं, इससे ज़्यादा आप डेवलप नहीं हो पाएंगे। मतलब कि ये कहने का नाम बात है, आगे का पता नहीं, ये फ्यूचर में कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हो रहा है 2027 में तो दुनिया खत्म है, तो इसका क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस का काम होता है। न्यूक्लियस देखिए ऐसे, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये एक बार चेंज कर लेते हैं ये कलर, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस पोर है, अगर जब पोर नहीं होगा तो इसमें से ये न्यूक्लियस पोर नहीं होगा, ये जो पोर ही नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन जाएगा आएगा कैसे। तो पोर का काम होता है, मेन चीज ये है बबुआ, न्यूक्लियोलस। जो नागमणि है यही है बेटा जी, यही डीएनए वगैरह सारी चीजें रखता है, ये न्यूक्लियस मेन नागमणि तो यही है, ठीक है। और बाकी ये लेमना और ये सारी चीजें उसी इर्द गिर्द है भैया, कि उसी की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना है। प्रोटीन कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेगा, क्या चीजें कंट्रोल में रखनी क्या चीजें नहीं कंट्रोल में रखनी, बस ये अपने बाबू देखते रहते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्रोमेटिन भी वही क्रोमेटिन होता है, डीएनए जब ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए ये डीएनए है और इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ये क्रोमेटिन हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियोल प्लाज्मा, वही उसमें प्लाज्मा जो मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोलस प्लाज्मा, ठीक है। राइबोसोम आपको बता ही दिए हैं। इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये भी बता ही दिया, रफ होता है स्मूथ होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आ जाते हैं सेल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सेल डिवीजन। इससे क्वेश्चन बननी ही बननी है एग्जाम में, आपके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम में इससे क्वेश्चन बननी ही बननी है बाबू, तो इसे अच्छे से एक बार पढ़ो, ठीक है। अब देखो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइड टू फॉर्म ए न्यू सेल। रिप्रोडक्शन अपनी भाषा में बोले तो वही सेल डिवाइड होके एक नया सेल्स बना रहा है, जो सेल डिवीजन कहते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। अरे कितना पगला आदमी है, ग्रोथ के लिए तो हो रहा है भैया, नहीं होगा तो ग्रोथ ही कैसे होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, रिपेयर करता है। सेल खराब हो गया, मम्मी पापा बुढ़े हो गए तो बच्चा तो जवान हो गया ना, वैसे ही है। एंड ये रिप्रोडक्शन, वही जो चीजें बता दी मैंने आपको। अब इसके 2 मेजर टाइप होते हैं, कौन कौन से, माइटोटिस एंड मियोसिस। माइटोटिस एंड मियोसिस।
माइटोसिस एंड मियोसिस, अपने दिमाग में बैठा लीजिए ये चीजें, माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये चीजें आपके दिमाग में घर कर जानी चाहिए भैया, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, ये आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। माइटोसिस और मियोसिस दो प्रकार की सेल डिवीजन होते हैं, नहीं हुआ तो तोड़ देंगे पार पैर और मार कर, ठीक है। माइटोसिस ऑकर इन स्मोथिक बॉडी सेल्स, माइटोसिस जो होता है वो हमारे एस्टोमेटिक सेल्स में होता है, एस्टोमेटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर माइटोसिस होता है। और मेयोसिस ऑकर इन ए रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे गैमेट सेल्स। अब ये एस्टोमेटिक्स तो मैं बोल दिया, और ये रिप्रोडक्टिव सेल तो बोल दिया। ये होते क्या है, माइटोस जो एस्टोमेटिक सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स वो होते हैं जैसे ओवा हो गया, स्पर्म हो गया, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ठीक है। और मियोसिस उसमें होता है, माइटोसिस हम लोग के नॉर्मल होता है, माइटोसिस और मियोसिस। देखिए अब इसे एक सिंपल हो जाता है, सिंपल माइट, माइट मतलब पूरे शरीर, मियो मतलब कि स्पर्म, ठीक है। सेल डिवीजन ensure and proper distribution of agentic material, देखिए सेल डिवीजन जो है वो इंश्योर करता है, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि प्रॉपर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो प्रॉपर डिवाइडेड हो, ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम। बेटा जी अगर थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो गया ना तो एक साइड के हाथ आपके थोड़ा ज्यादा और एक साइड के थोड़ा कम हाथ हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए प्रॉपर होता है, इतनी चीजें प्रिस्क्राइब होती है। इट इज मेंटेन ऑफ ए क्रोमोसोम नंबर स्पेशली ए, इसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। अब देखिए इसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है, जिसमें से स्पेशली ये माइटोसिस में होता है, माइटोसिस में जो आपका डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर भैया बराबर रहते हैं, ठीक है, मेंटेन रहते हैं। और जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। अब ये की पॉइंट है, इसको डिफरेंस में रखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में भाई, तो दोनों में तो सेल डिवाइड ही हो रही है ना। तो बेटा जी माइटोसिस में आपका सेल जो डिवाइड होता है उसमें क्रोमोसोम जो जो डीएनए को कैरी करता है वो हाफ हाफ इक्वली डिवाइड होता है, और जितना भैया इस सेल में है उतना ही इस सेल में बनेगा, जो इसका ये पिताजी है ना उतना ही बेटा में आएगा, जितना इसमें इस पिताजी में क्रोमोसोम है उतना बेटा जी में क्रोमोसोम आएगा। और मियोसिस में जितना पिताजी में क्रोमोसोम है ना उतना दो बच्चे उसके पैदा होंगे और दोनों में आधे आधे बांट देंगे, जैसे प्रॉपर्टी की नीलामी चल रही हो और पिताजी एक है बच्चे दो हैं तो उसको आधा आधा कर दिया जाएगा, वैसे क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं पहले, ठीक है। माइटोसिस इज ए प्रोसेस विच इज ए 1% सेल्स डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विथ ए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस वही बता दिया कि ये जो होता है वो दो आइडेंटिकल मतलब सेम, बिल्कुल सेम, ना अलग ना थलग, बिल्कुल ट्विंस सेल्स डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, और बिल्कुल क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, सिमिलर ही होते हैं, एक ही जैसे दोनों बेटे हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों क्रोमोसोम दोनों में ही इक्वल होते हैं, जितने बाप में मतलब कि जितने बाप में उसके क्रोमोसोम है उतने दोनों बेटों में क्रोमोसोम मिल जाता है, ठीक है। अब हिंदी में भी लिख रखा है इसको कि क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको हिंदी में लिख रखा है, और इसको रेड मार्कर से बेटा जी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस आपके 70% हैं कि ये एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एस्टोमेटिक डिवीजन जो कि माइटोसिस होता है उसे एस्टोमेटिक डिवीजन कहते हैं। अब देखिए एस्टोमेटिक डिवीजन में ये आपके मान लीजिए पिताजी हैं, और इसको हम फादर सेल्स भी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पैदा हुए हैं इन्हें डॉटर सेल बोला जाता है, ठीक है। अब ये आपका ये प्रोसेस हुआ, सारी चीजें हुई, पापा ने जो भी चीजें प्रोसेस की। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया, देखिए यहाँ पे जेनेटिक जो मटेरियल है क्रोमोसोम है वो डबल हो गया है, यहाँ पे ये सिंगल है और ये डबल हो गया। अब यहाँ पे डबल हो गया तो अब ये जो सेल है ना, अब इनको बराबर बराबर करके इस सेल को डिवाइड करेगा, यहाँ से अब डिवाइड होगा। अब जब डिवाइड होगा ना ये सेल यहाँ से, तो दो इक्वली क्रोमोसोम में बट जाएगा, जैसे कि दोनों इक्वल है ना, जैसे कि यहाँ पे इनके पिताजी का था वैसे ही यहाँ पे बट जाएगा, ठीक है।
अब आ जाइए इसके स्टेप। अब इसके स्टेप कितने होते हैं, अब कितने स्टेप में होता है, ये मोस्टली 5 स्टेप में होता है। देख लेते हैं आगे कितना नर्सिंग में दिया है, उसी हिसाब से आपसे बातें करेंगे, ठीक है। ये प्रोफेस, सबसे पहला फेस प्रोफेस। प्रो मतलब कि हम भैया पहले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होता है। जो क्रोमेटिन यानी कि जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस होता है। जैसे कि अब भैया अब तो डिवाइड होना है, तो खा पी के तगड़ा हो जाओ, क्योंकि डिवाइड होंगे तो जितना पहले थे उतना ही होना है, तो इसको खा पी के तगड़ा किया जाता है। क्रोमोसिन कंडेंस होता है जिसमें विजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम में साफ दिखता है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैव ए टू सिस्टर क्रोमेटिड। कहाँ गए भाई, हटो यार, क्रोमेटिड, ठीक है। अब जितने भी क्रोमोसोम है दोनों के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड होती है। मतलब कि कैसे बताऊं, मतलब कि ऐसे, एक सेकंड, मतलब कि ऐसे, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिन है, ठीक है। एक और ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे ही एक और होता है, ठीक है। अब ये दो चीजें होती हैं, ये क्रोमेटिन सिस्टर क्रोमेटिन हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट ए डिसअपेयरिंग। अब भैया जब डिवाइड होना है तो घर के दीवारों को तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है प्रोफेज में सबसे पहले गायब हो जाता है। और जो अपना टू क्रोमोसिस्ट होता है ये कंडेंस होता है। अब ये खा पी के मोटा होता है, भैया तगड़ा तो होना पड़ेगा, डिवाइड तो होना है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर विंग ए टू फॉर्म, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाता है। स्पिंडल फाइबर वो होता है जो रस्सी जिसे बोलते हैं, जो पकड़ के इन दोनों को खींचेगा और अलग करेगा, ठीक है। और सेंट्रियोलस मूव टूवर्ड ए अपोजिट पोल। जो सेंट्रियोलस होता है वो दोनों अपोजिट पोल की ओर, अब भाई जाना है तो जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयार होते हैं। सेल प्रिपेयरिंग फ्रॉम डिवीजन। अब सेल जो है डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है भैया, अब तो हलाल होना ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका क्रोमोसोम है, ये कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो गया, कंडेंस हो गया, फिर ये डिवाइड होगा। और ये जो फाइबर हैं ये यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं और ये इधर आएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो असली, मतलब कि असली क्या है बोले, माइक्रोस्कोप में है, यहाँ पे ये प्रिपेयर हो रहा है फाइबर्स, ठीक है। दोनों पोल की ओर जाके अब खींचेंगे। अब आ जाता है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद से आएगा मेटाफेज। मेटाफेज यानी कि प्रोफेज के बाद आने वाला फेज, उसे मेटाफेज बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्रोमोसोम जो कंडेंस तो हो गया था, क्रोमोसोम अलाइन ए इक्वेटर। अब क्रोमोसोम क्या होता है, ये वाला क्रोमोसोम, ये जो आपका क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पर अलाइंड होता है, यानी कि यहाँ पे ये इक्वेटर है। एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ यहाँ पे ये अलाइंड होता है, ये इक्वेटर यानी कि दोनों बीच वाले हिस्से पे अलाइंड हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए बीच वाले हिस्से पे अलाइंड हो गया ना क्रोमोसोम, ये वाला बीच वाला हिस्से पे, यहाँ पे ऐसे ये अलाइंड हो जाते हैं जाके, ठीक है। क्योंकि अब भैया हलाल होना है तो उसके लिए उस जगह पे जाना पड़ेगा, अब वो उस जगह पे गए हैं, ठीक। और स्पिंडल फाइबर अटैच टू अ सेंट्रोमोटेड, मतलब कि अब भैया खा पी के मोटे हो गए, अब इससे रस्सी बांधा जाए ताकि खींच के फाड़ा जाएगा। एंड सेंट्रोसोम है मेटाफेज प्लेट। सेंट्रोसोम के पास मेटाफेज प्लेट होती है, ठीक है। और मैक्सिमम कंडेंस ऑफ एक्वायर्ड, एक सेकेंड, मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑन एक्वायर्स, ठीक है। मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है और एक्वायर कर लेता है ये चीजें। एंश्योर ए इक्वल डिवीजन, ताकि इक्वल डिवीजन हो, ये पहले पक्का कर लेता भैया। देखिए अब करना है तो ठीक है, लेकिन भैया अच्छे से इक्वल डिवीजन होना चाहिए, ये नहीं ज्यादा और कम नहीं भैया, बेईमानी नहीं चलेगी। सेल चेक है, अब सेल जो है वो चेक करता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सही है कि नहीं, ठीक है। और स्टेज यूज टू ए कैरियो कैरियोटेपिंग में स्पिंडल फाइबर छूटता है इससे आके। देखिए ये सारी चीजें ये यहाँ पे अलाइंड हो गया ना इक्वेटर पे क्रोमोसोम। अब यहाँ पे इंश्योर होगा कि भैया डिवीजन तो ठीक है, डिवीजन इक्वल होना चाहिए, बेईमानी नहीं चलेगी मित्र। और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर ये है, यहाँ पे अटैच करता है स्पिंडल फाइबर इसको, ठीक है, ठीक है। और ये वो सारी चीजें हैं, रेस है और सेंट्रियोलस है, साइटोप्लाज्मा है और स्पिंडल फाइबर। हाँ सबसे चीजें सबसे मेन ये साइटोप्लाज्म में ये सारी चीजें होती है, ठीक है।
सबसे मेन चीज़ है, इसे याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में होती है। अब उसके बाद से आता है एनाफेज। मेटाफेज तो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, अब आ गया एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? अब एनाफेज में देखिए क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड इज एस्पिरेटेड। अब बेचारी जो अपनी सिस्टर क्रोमेटिड है वो दो हिस्सों में बट गई है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो स्पिंडल अपने होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है बेचारी खा पी के। ठीक है, ये अलग हो गई। अब तो फट गई बेचारी, दो पार्टों में अलग अलग हो गई हैं। ठीक, ऐसे ये फाइबर्स खींच देते हैं इनको, और प्रॉपर ये या इसको पकड़े रहता है कि भैया इधर उधर भाग ना जाए। भागे तो ब्लंडर हो जाएगा, आधा टेढ़ा इंसान हो जाएगा अगर इधर उधर भाग गए। और ये लाइन से कनेक्ट रहती है कि भैया सीधे जाए, इधर उधर ना जाए। ठीक है, अब आगे आते हैं एनाफेस। अब टीलोफेस, एनाफेस खत्म हो गया, अब उसके बाद से आता है टीलोफेस। वो तो चीजें अब अलग हो गई। अब क्रोमेटिड क्या करता है, इस क्रोमेटिड रिक्वायर्ड ए अपोजिट पोल। अब दोनों अलग अलग पोल पे आ गई हैं, उल्टे पोल पे आ गई हैं फट के। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव ए रिफॉर्म्स, मतलब कि अब जो है उसकी सारी चीजें तो हो गई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अब दोबारा रिफॉर्म्स होते हैं, दोबारा बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज ए रीअपेयर्स। अब जो न्यूक्लियस है वो वापस आना चालू हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें हो गई है। अब जो हमारा क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो चुका है। ठीक है, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन टू क्रोमेटिड। अब क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम ये तो अलग हो गया। अब तो ये अलग हो गए हैं, ये एक हिस्सा बच्चा, एक हिस्सा एक और ऐसे हेडफोन होता है, तो वो तो अलग हो गए। अब इसको क्या होता है, फिर से अब क्रोमोसोम बनता है, एक हिस्सा इसमें का तैयार होता है। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर इज डिसअपेयर, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का वर्क ही खत्म हो गया तो डिसअपेयर हो जाता है। दो न्यूक्लियस हो गए एक ही सेल में। ठीक है, अब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो गए, जो मार्क एंड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जो मार्क करते हैं न्यूक्लियर डिवीजन पे। ठीक है, अब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो गए हैं, तो अब उसका क्या होगा, अब डिवीजन होगा। अब डिवीजन अलग वाले फेज में होगा। टीलो फेज में देखो ये सारी चीजें आ गई वापस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ गया, न्यूक्लियस दोबारा आ गया, सब लौटा है भैया, समय ठीक हो गया तो सब आ गए। ऐसे जरूरी है, नहीं होगा तो खत्म कहानी। ठीक है, अब टीलोफेस, टीलोफेस एंड होता है, और टीलोफेस के बाद से चालू होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेज, और उसके बाद चालू होता है फाइनल स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ ए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन था। अब सेल, न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस और सारी चीजें तो हो गई भैया, डीएनए वगैरह अलग हो गए। अब साइटोप्लाज्म का भी तो डिवीजन होना है ना, इसको भी इक्वल पार्ट में दो यूज होता है। फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जिससे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है इन एनिमल्स। ठीक है, एंड कैलवेज ऑफ ए फ्यूरियोर्स, उसको आगे समझ लेंगे हम। ठीक है, एंड इन प्लांट सेल्स, प्लांट इज ए फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एंश्योर ऑफ ए सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स का भी बंटवारा होता है भैया, कि 10 माइक्रोकॉन्ड्रिया है तो 5 तुम्हारे पास जाएंगे, 5 मेरे पास आएंगे। ना मोटे वाले तुम्हारे पास जाएंगे, ना मोटे वाले मेरे पास आएंगे। दो मोटे वाले हैं तो एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास मोटे वाले आएंगे। ठीक है, ऐसे डिवीजन होता है। और फिर होता है कंप्लीट सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल डिवीजन खत्म होता है, और इसमें माइटोसिस वाला ये प्रक्रिया है, मियोसिस वाला नहीं, माइटोसिस वाला। ठीक है, और ये जो सेल डॉटर सेल्स है वो इंटर कर जाता है इंटरफेस में, इसी से इंटरफेस बोलते हैं। अब और ये हमारा डिवीजन का फाइनल स्टेप होता है। अब आ जाइए की फीचर ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस को भी जान लेते हैं, ये तो माइटोसिस के बारे में जान ली। सारी चीजें वो ऐसे ही होती है माइटोसिस में। ठीक है, मियोसिस में, सॉरी मियोसिस में जैसे माइटोसिस हम लोग पढ़े वैसे ही सारी चीजें होती है। पर इसमें क्या होता है, जो अपना ये क्रोमोसोम कॉन्डेंस होके, ये जो क्रोमोसोम ऐसे बना, कॉन्डेंस होके 4 बन गए ये, तो इसमें क्या होता है ना, ये 4 नहीं बन के बल्कि ये 2 ही रहते हैं। ठीक है, और इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जब दो अलग होते हैं ना, तो दो अलग अलग हाफ हाफ क्रोमोसोम के सेल बनते हैं। ठीक है, अब ये आपके पापा वाला हो गया ना, इसमें दोनों चीजें हैं, और इसमें दोनों अलग अलग हो गया। और ये रिप्रोडक्शन और स्पर्म वगैरह वाले, मतलब कि
स्पर्म्स वगैरह जो भी बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उसमें हो जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अक्वायर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, वही बताया आपको। प्रोड्यूस ए गैमेट, जिसमें स्पर्म और एग हो गए, ओवा। ठीक है। टू डिवीजन अक्वायर, मियोसिस एंड मियोसिस सेकेंड। अब ये जो डिवीजन होता है दो, मतलब कि दो फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में ये जैसे माइटोसिस हुआ बिल्कुल एक्चुअली वैसे हो जाता है, और फिर मियोसिस फर्स्ट में सारी क्रोमोसोम बराबर इक्वली डिवाइड हो गए, और उसके बाद से ये प्रक्रिया हो जाती है। फिर ये जो आपको बताया, ये मियोसिस सेकंड में हो जाती है। ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, इसमें आधे हो जाते हैं। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेल से और इसमें चार सेल बनता है। ये मियोसिस फर्स्ट, जिसमें क्रोमोसोम बराबर ही है। अब ये क्या होता है, क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं। कैसे, ऐसे देखिए, जब क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं, देखो ऐसे। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसमें टोटल कितने बने, टोटल चार सेल्स बने। ठीक है, एक सेकंड, इसमें टोटल चार सेल्स बने। ठीक है, टोटल चार सेल बने ना, तो ये एक सेल से चार सेल बने। यहाँ तक तो ये मियोसिस फर्स्ट वाला ही पूरा प्रक्रिया चलेगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा मियोसिस फर्स्ट। ठीक, और फिर यहाँ से मियोसिस सेकेंड हो जाएगा, जिसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इंक्रीज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जिसके कारण जेनेटिक वेरिएशन आता है, जिससे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अगर ये नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, तो जेनेटिक वेरिएशन आता ही नहीं, और हम आज के आज बंदर के बंदर, मच्छी के मच्छी रह जाते हैं। ठीक है, और क्रॉस ओवर एक्रोन ऑफ ए प्रोफेस, और ये प्रोफेस फर्स्ट में ही ये सारी चीजें हो जाती है, क्रॉस कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, और प्रोड्यूस ए फोर नॉन आइडेंटिकल सेल। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ये एक जैसा नहीं, बिल्कुल। इसीलिए एक ही मम्मी पापा के बच्चे दो अलग अलग होते हैं, नहीं तो वो एक ही जैसे होते सब। पूरी दुनिया के लोग एक ही जैसे रह रहे हैं। ठीक है, अब ये मेन फीचर देखिए यहाँ पे, ये मियोसिस, ये मियोसिस है, और माइटोसिस है। माइटोसिस में दो सेल बन रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सब, और ये मियोसिस है। मियोसिस में चार सेल बन रहे हैं, देखिए बिल्कुल अलग अलग बन रहे हैं ये। ठीक है, यही डिफरेंस है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। माइटोसिस में वन, ठीक है, वन डिवीजन, और मियोसिस में टू डिवीजन होता है। ठीक है, जो अपना माइटोसिस होता है उसमें एक ही बार डिवाइड होता है सेल, और मियोसिस में दो बार सेल डिवाइड होता है। ठीक है, और माइटोसिस होता है उसमें दो आइडेंटिकल सेल बनते हैं, और मियोसिस में चार डिफरेंट सेल बनते हैं, एक जैसे नहीं, अलग अलग सेल बनते हैं। और माइटोसिस में क्रोमोसोम जो है वो नंबर सेम होते हैं, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर भी हाफ, आधे हो जाते हैं। ठीक है, माइटोसिस में ये स्टोमेटिक सेल्स होते हैं, और मियोसिस में ये जर्म सेल्स होते हैं। स्टोमेटिक सेल नॉर्मल सेल जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और मियोसिस मतलब कि जो रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं वो वाले सेल। ठीक है, और ये माइटोसिस में कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मियोसिस में ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, चाहे जिसके कारण वेरिएशन आता है। माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोसिस जो है वो जेनेटिकली, एक सेकेंड, माइटोसिस जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ट्विंस होते हैं, और मियोसिस जेनेटिकली वेरिएबल होते हैं। ठीक है, बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आज हम पूरे सेल को कवर कर लिए, और आगे हम कल वाले लेक्चर में पूरे टिश्यू को खत्म कर देंगे, जिससे ये चैप्टर काफी लंबा था वो खत्म हो गया, और इसके आगे आने वाले चैप्टर दो लेक्चर में मात्र खत्म होंगे, जिसमें एक लेक्चर एना का होगा, एक लेक्चर फिजियो का होगा। दोनों लेक्चर में खत्म, और 1.5 महीने के अंदर जनवरी से पहले आपका सिलेबस आपके हाथों में होगा। और नोट्स आप ये वाले डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।